बच्चों, हम जानते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही होता है, लेकिन जब हम गोलीय दर्पण में देखें तो प्रतिबिंब का आकार वो डिपेंड करता है कि वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, कहाँ पर स्थित है, जिसके कारण कभी प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कभी प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो यदि वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई हो तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम कहते हैं रैखिक आवर्धन, यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन। यदि हम लीनियर मैग्निफिकेशन को दर्शाते हैं m से, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हुआ m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हम दर्शाते हैं I से और वस्तु की लंबाई को दर्शाते हैं O से, यानी कि m बराबर होगा I अपॉन O। और इससे पहले जब हमने दर्पण सूत्र ज्ञात किया, वहाँ पर हमने एक समीकरण लिखा था AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू PB अपॉन PB डैश, जहाँ AB वस्तु की लंबाई थी और A डैश B डैश प्रतिबिंब की लंबाई। वैसे ही PB यानी कि ध्रुव से वस्तु की दूरी थी और PB डैश प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी थी। अब इस समीकरण को मैं रिवर्स करूं, यानी कि A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू PB डैश अपॉन PB लिखूं, तो यहाँ पर जो A डैश B डैश है वो क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, और AB क्या है? वस्तु की लंबाई। तो इस प्रकार रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला बन जाएगा m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई इक्वल टू, ये और किसके बराबर होगी? ये तो हमने लंबाई के टर्म्स में निकाला, यही दूरी के टर्म्स में क्या बन जाती है? प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी अपॉन वस्तु की ध्रुव से दूरी। इस प्रकार जो रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला होता है वो होगा m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी। अब इस फॉर्मूले को हम दोनों ही दर्पण के लिए देखते हैं, अवतल और उत्तल। यदि हम अवतल दर्पण के लिए देखें तो इसमें दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है तो ये दर्पण के सामने ही बनेगा और ये उल्टा बनेगा। इस कंडीशन में हम जो वस्तु की लंबाई है उसको तो धनात्मक ही लेंगे, क्योंकि वो सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर ही होगा लंबवत। लेकिन जो प्रतिबिंब है उल्टा बन रहा है तो प्रतिबिंब की लंबाई को हम लेंगे -i। और दूरी की बात करें तो ध्रुव से जो वस्तु की दूरी होगी u, ये भी ऋणात्मक होगी, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी ये भी ऋणात्मक होगी, क्योंकि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने ही बनेगा। तो इस कंडीशन में रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर -i अपॉन O इक्वल टू -v अपॉन u, और माइनस माइनस साइन काटने पर हमको मिलेगा m बराबर i अपॉन u बराबर -v अपॉन u। लेकिन यदि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और ये सीधा बनेगा। तो उस कंडीशन में हम जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको भी धनात्मक लेंगे और प्रतिबिंब की लंबाई है उसको भी धनात्मक लेंगे। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा m बराबर i अपॉन O इक्वल टू v, धनात्मक लिया हमने, और वस्तु की दूरी तो सदैव ही ऋणात्मक ही होती है तो -u। इस प्रकार दोनों ही कंडीशन में चाहे प्रतिबिंब वास्तविक बने या आभासी, फॉर्मूला सेम है, m बराबर i अपॉन O इक्वल टू -v अपॉन u। अब हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी। तो इस कंडीशन में भी फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर i अपॉन O इक्वल टू v अपॉन -u, और हम लिख सकते हैं m बराबर i अपॉन O इक्वल टू -v अपॉन u। यानी रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, चाहे वो आभासी प्रतिबिंब हो चाहे वास्तविक प्रतिबिंब हो, ये सभी स्थिति में सत्य है। अब इस रैखिक आवर्धन के फॉर्मूले को हम u और v के टर्म्स में देखते हैं, क्योंकि
बोर्ड एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के आंकिक प्रश्न आते हैं जिसमें रैखिक आवर्धन आपको ज्ञात करना होता है और आपको वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी दी गई होती है। तो उस कंडीशन में किस प्रकार ज्ञात करेंगे हम देखते हैं। अवतल दर्पण के लिए पहले हम देखें तो सबसे पहले हम दर्पण का सूत्र लेते हैं। दर्पण के सूत्र के अनुसार 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दोनों पक्षों का v से गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा v/f इक्वल टू v/u प्लस 1। अब हम v/u को लेफ्ट साइड ले आते हैं और v/f को राइट साइड ले जाते हैं पक्षांतर करने पर। माइनस v/u इक्वल टू 1 माइनस v/f। यहाँ से हम देखें तो माइनस v/u ये भी रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला है, तो हम इसके स्थान पर लिख देंगे m। तो m बराबर हमें मिलेगा 1 माइनस v/f और एलसीएम लेने पर प्राप्त होगा m बराबर f माइनस v/f। अब इसी फॉर्मूले को u के टर्म्स में लिखते हैं। दर्पण सूत्र से स्टार्ट करेंगे। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब दोनों पक्षों का u से गुणा कर देते हैं। पहले वाले कंडीशन में हमने v से गुणा किया था, अब u से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा u/f इक्वल टू 1 प्लस u/v। फिर से पक्षांतर करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस u/v इक्वल टू 1 माइनस u/f। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे राइट साइड में, तो हमें मिलेगा माइनस u/v इक्वल टू f माइनस u/f। अब जो आवर्धन का फॉर्मूला होता है वो माइनस v/u है, तो इस समीकरण का हम व्युत्क्रम लेंगे। व्युत्क्रम लेने पर मिलेगा माइनस v/u इक्वल टू f माइनस u और माइनस v/u होता है रैखिक आवर्धन यानी कि m। तो इस प्रकार रैखिक आवर्धन का फॉर्मूला बन जाता है m बराबर f/f माइनस u। ये दोनों ही फॉर्मूले अलग अलग स्थिति में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम विभिन्न प्रकार के दर्पणों में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है उसके आधार पर उनका उपयोग देखते हैं। तो सबसे पहले समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? ये वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। ये आभासी प्रतिबिंब होता है। तो बराबर और सीधा बने तो उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? जहाँ हम रोज करते हैं। बिल्कुल सही, अपना चेहरा देखने के लिए, तैयार होने के लिए। तो इसका उपयोग ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। साथ ही समतल दर्पण का उपयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों में भी कर सकते हैं जहां पर प्रकाश की किरण को मोड़ना हो, जैसे कि पेरिस्कोप, जिससे कि हम प्रकाश की किरण को मोड़कर पानी के नीचे बैठ के भी पानी के ऊपर सतह की चीजों को भी आसानी से देख सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसमें वास्तविक भी बन सकता है और आभासी भी बनता है। जब वास्तविक बनता है तो ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और जब आभासी बनेगा तो ये प्रतिबिंब सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो इन दोनों ही प्रॉपर्टी को यूज करके हम इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे करते हैं। जैसे कि पहला, एज ए शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने के लिए। जब हम अपने फेस को दर्पण के इतने पास लाते हैं कि हमारा फेस ध्रुव और दर्पण के फोकस दूरी के बीच में हो, तो उस कंडीशन में यहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। यानी कि जो दाढ़ी बनाने वाला व्यक्ति है उसको अपना चेहरा बड़ा दिखेगा, जिसके कारण वो आसानी से शेविंग कर सकता है। दूसरा, डेंटिस्ट। जो डेंटिस्ट होते हैं, आप देखे होंगे जब चेकअप कराने जाते हैं तो एक इतनी बड़ी सी पाइप रहती है जिसमें छोटा सा मिरर लगा होता है। उसको चेहरे के अंदर, मुंह के अंदर घुसा घुसा के वो दांतों की स्थिति देखते हैं कि दांत कहाँ पर टूटे हुए हैं या ठीक है, कहाँ कीड़ा लगा हुआ है। तो वहाँ पर लगा होता है अवतल दर्पण, क्योंकि यहाँ पर भी इस अवतल दर्पण के बहुत पास में दांतों को रखा जाता है, यानी कि उसकी ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में, जिससे कि उसका प्रतिबिंब बड़ा सीधा बने, क्योंकि ये प्रतिबिंब आभासी होगा। तो दांत बड़े बड़े और स्पष्ट नजर आते हैं कि जिससे कि डेंटिस्ट आसानी से आपके दांतों का ट्रीटमेंट कर पाते हैं। वैसे आप डॉक्टर को देखे होंगे जो ENT स्पेशलिस्ट रहते हैं,
आपने देखा होगा वो सिर पे एक पट्टी टाइप की बांधे रहते हैं और उस पे यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ रहता है और वो आपको अपने सामने बैठा लेते हैं, जहाँ से एक प्रकाश स्रोत आपके पीछे से आती हुई होती है और वो आपके गले का या नाक का या कान का चेकअप करते हुए होते हैं। उस समय जो प्रकाश उनके सिर पर लगे हुए मिरर में टकराती है वो मिरर भी अवतल दर्पण होता है और अवतल दर्पण का काम होता है सारी किरणों को कन्वर्ज करना, एक जगह फोकस केंद्रित करना। तो उस पे टकराने वाली सारी किरणें एक जगह फोकस हो जाती हैं और वो उस अंग को अच्छे से देख पाते हैं जहां पर उनको प्रकाश डालकर देखना होता है। सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी एक मिरर लगा होता है जिसे कि सूर्य के प्रकाश को मोड़कर हम उस कुकर के अंदर डालते हैं। सूर्य के प्रकाश को मोड़ने के साथ साथ उस प्रकाश को एक जगह कन्वर्ज या इकट्ठा भी करना होता है, तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का, ताकि सारी किरणें एक जगह कन्वर्ज हो जाए जहाँ पर सोलर कुकर के अंदर पात्र रखा हुआ है जिसमें खाना रखा हुआ है। नेक्स्ट है सर्च लाइट, ये गाड़ी की हेडलाइट। सर्च लाइट में भी हम सारे प्रकाश को एक जगह केंद्रित करना चाहते हैं क्योंकि जिस जगह पे प्रकाश पड़े वो जगह अच्छे से ब्राइट हो जाए। वैसे ही जो गाड़ी की हेडलाइट रहती है हम भी चाहते हैं कि बहुत दूरी तक उसका प्रकाश गमन कर सके और केंद्रित हो सके। उस कंडीशन में लगाया जाता है अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण भी सारी किरणों को कन्वर्ज करता है और एक जगह फोकस करता है। इसी प्रकार अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, जिससे कि आसानी से सारी किरणों को केंद्रित करके उसका प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। अब उत्तल दर्पण के उपयोग देखते हैं। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु के साइज से कम। तो इसका उपयोग हम करते हैं सड़क में लगे हुए खंभों वाली लाइट में। जो सड़क में खंभे लगे होते हैं उसके अंदर जो उसमें जो लाइट लगा होता है उसके पीछे जो मिरर होता है वो उत्तल दर्पण होता है, जिससे कि सारी किरणें उससे टकराने के बाद फैल जाएं और फैल जाएंगे तो वो ज़्यादा एरिया को, ज़्यादा क्षेत्र को कवर कर सकेंगे, जिससे कि बहुत दूर तक उजाला हो सकता है। इस उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है स्कूटर, कार, बस आदि में जो सामने मिरर लगे होते हैं। ये सारे मिरर उत्तल दर्पण ही होते हैं। इससे प्रतिबिंब की प्रकृति तो मैंने बताई, तो इसमें जब प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनेगा तो उसका फ़ायदा ये है कि हम पीछे के एरिया ज़्यादा कवर कर सकेंगे। मतलब पीछे बहुत सारी वाहनें आ रही हैं जिनका प्रतिबिंब आसानी से स्पष्ट रूप से इस मिरर में बन जाएगा और हम बहुत ज़्यादा व्यू कवर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके जगह समतल दर्पण लगा दिया जाता तो क्या होता? वस्तु का आकार बिल्कुल बराबर बनता, प्रतिबिंब तो सीधा ही दिखता, लेकिन बराबर होने के कारण ये ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर सकता। पीछे से मान लो ट्रक आ रही हो तो आपके सामने केवल ट्रक का सामने का हिस्सा ही दिखेगा, उसके आजू बाजू क्या है, कहाँ पर वो ट्रक स्थित है, ये आप अनुमान नहीं लगा सकेंगे। तो व्यू को बढ़ाने के लिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है। वैसे ही जो अंधा मोड़ होता है पहाड़ों में या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर बहुत घने जंगल हो और वहाँ पर हम पीछे के मोड़ को नहीं देख पा रहे हैं, तो उस मोड़ को व्यू करने के लिए भी टर्निंग में हम इस्तेमाल करते हैं उत्तल दर्पण का, क्योंकि यहाँ पर जो अंध मोड़ के उस पार जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट हो जाए। यहाँ पर सीधी दिखेंगे चीज़ें और छोटी दिखेंगे, जिसके कारण ज़्यादा व्यू कवर हो सकेगा और आसानी से उस अंध मोड़ को पार कर लिया जा सकता है।